हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री से घटना चक्र का पीवाईक्यू है। तो स्टार्ट करते हैं। और आपको ऐसा देख के लगेगा पढ़ के कि जो और वीडियो हैं यूट्यूब पर और ये वीडियो में कितना फ़र्क है, क्योंकि यहाँ केवल पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि उसके थोड़ा सा डीप जाके ये एनालाइज करेंगे कि अगर रॉबर्ट ब्रूसफुट से क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है कि वो अगले एग्ज़ाम में प्राइम रोज से क्वेश्चन पूछ ले, विलियम किंग से क्वेश्चन पूछ ले। तो क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ते हैं, केवल क्वेश्चन को करते नहीं जाते हैं कि एक का ए, दो का सी, ऐसा नहीं करते जाते हैं। खैर, मेरे कहने से यहाँ कुछ नहीं होगा, आप खुद जानेंगे कि क्या क्वालिटी है। तो टाइम को देखते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, तो इसे पूछा है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे। तो इसमें दो आंसर हैं, पहला भूगर्भ वैज्ञानिक और दूसरा पुरातत्वविद। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 में, कब 1863 में पल्वरम से, साउथ का एक जगह है पल्वरम, तमिलनाडु की साइड में, निम्न पुरापाषाण कालीन निम्न निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण खोजा था। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और वो उपकरण क्या था? वो उपकरण था हैंडेक्स। क्या था? हैंडेक्स था। लेकिन अगर हम देखें तो नवपाषाणकालीन उपकरणों की खोज भी इसके पहले ही हो चुकी थी। किसने खोजा था? डॉक्टर प्राइम रोज ने खोजा था। डॉक्टर प्राइम रोज ने नवपाषाणकालीन उपकरण खोजा था 1842 में। कहाँ से खोजा था? कर्नाटक के रायचूर ज़िले में लिंगसुगूर नामक स्थान से इन्होंने नवपाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट से पहले ही खोजा था। और उसके बाद 1860 में ला मसूरिये, नाम है ला मसूरिये ने 1860 में विंध्य क्षेत्र के टोन्स नदी घाटी से नवपाषाणकालीन उपकरण खोजा था। तो नवपाषाणकालीन उपकरण दो लोग इससे पहले खो चुके थे, 1842 में और 1860 में। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण खोजा था। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया था उपकरण खोजने का। इसी संदर्भ में विलियम किंग ने भी 1864 में चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम नामक स्थान से भी इन्होंने पुरापाषाणकालीन उपकरण खोजा था। उसके बाद आता है टाइम 1928 का, जब डीएन वाडिया ने शिवालिक क्षेत्र में जगह है पिंडीगेब, वहाँ से इन्होंने पुरापाषाणकालीन उपकरण खोजा था। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ पर हो गई। दूसरा क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाणकालीन, कांस्यकालीन और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो किसने किया था? थॉमसन जी ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 से 1820 ईस्वी में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया है? थॉमसन महोदय ने किया है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? तो किस गतिविधि से जुड़े हुए थे? पुरातात्विक उत्खनन से ये लोग जुड़े हुए थे। हालांकि ये IAS का क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूछा जा सके। हाँ, ये क्वेश्चन हमारा देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पूर्व पाषाण काल में, या ऊपरी या पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? तो कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में तो पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन व्यापक तरीके से पशुपालन कब होता है? नवपाषाण काल में। तो यहाँ पर पशुपालन का प्रारंभ पूछा है, हो सकता है कि आने वाले मतलब टाइम में उसके स्थल भी पूछा जा सके। तो स्थल कौन से थे? स्थल थे यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ स्थल पूछा भी गया है उसके बाद में। तो स्थल कौन सा है? आदमगढ़। मध्य पाषाणिक संदर्भ में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान कौन सा है? आदमगढ़। आदमगढ़ से मिले हैं, बागोर से मिले हैं और लोटेश्वर से मिले हैं। लोटेश्वर कहाँ है? गुजरात में।
बाघोर नहीं है, बागोर है, बागोर राजस्थान वाला बागोर। और आदमगढ़ से मिले हैं। पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य में अगर पूछा है तो मध्य पाषाण कालीन जो और स्थल है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। तो मध्य पाषाण कालीन स्थल में मिर्ज़ापुर का कुछ स्थल था, इलाहाबाद का कुछ स्थल है, और वहाँ एक सेकेंड, मिर्ज़ापुर, हाँ प्रतापगढ़ से भी एक स्थल है। तो स्थल देख लेते हैं। प्रतापगढ़ का है सराय नाहर राय, प्रतापगढ़ से है सराय नाहर राय, और दमदमा तीसरा है मेहदहा। तो यहाँ से क्या क्या मिला है? प्रतापगढ़ का स्थल सराय नाहर राय, दमदमा और मेहदहा। सराय नाहर राय से क्या मिला है? एक कब्र में 4 कंकाल मिले हैं। दमदमा से क्या मिला है? एक कब्र में 3 कंकाल मिले हैं। और मेहदहा से क्या मिला है? एक कब्र में 2 कंकाल मिले हुए हैं। सबसे ज़्यादा समाधान की बात की जाए तो दमदमा से मिला हुआ है। हाथी दांत के लटकन की बात की जाए तो दमदमा से मिला हुआ है। बूचड़ खाने की बात की जाए तो मेहदहा से मिला हुआ है। और पशुओं की अधजली हड्डी की बात की जाए तो वो मेहदहा से मिला हुआ है। ठीक है, ये हो गया प्रतापगढ़ का स्थल। हाँ, एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन ये है कि मानवीय आक्रमण या युद्ध का महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो है सराय नाहर राय से। कहाँ से मिला हुआ है? सराय नाहर राय से मिला हुआ है। अब देख लेते हैं मिर्ज़ापुर के स्थल। ये प्रतापगढ़ का स्थल हमने पढ़ा दिया था आपको। अब मिर्ज़ापुर के स्थल है। मिर्ज़ापुर में एक स्थल है मोरहना पहाड़, दूसरा स्थल है बगही खोर, और तीसरा स्थल है लेखकैया। लेखकैया से क्वेश्चन आए हुए हैं। लेखकैया से सबसे ज़्यादा नरकंकाल कहाँ से मिले हैं? सबसे ज़्यादा नरकंकाल मिले हुए हैं 17 नरकंकाल लेखकैया से सबसे ज़्यादा नरकंकाल मिले हुए हैं। और अधिकांश के सिर जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक, ये हो गया। अभी ये सब मध्य पाषाण काल का ही स्थल चल रहा है। फिर इलाहाबाद के भी कुछ स्थल हैं जिसमें चौपानी मांडो एक स्थल है। चौपानी मांडो से नवपाषाण काल का भी साक्ष्य मिलता है, मध्य पाषाण काल का भी साक्ष्य मिलता है, और उच्च पुरा पाषाण काल का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ से जंगली चावल के साक्ष्य मिलते हैं, और 13 झोपड़ियों का इसमें यहाँ पर साक्ष्य मिला है। कहाँ से? चौपानी मांडो से। ठीक है, इतनी जानकारी हो गई। तो एक क्वेश्चन से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन बना लिए? ठीक है, अब देखिए ये अब यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं? तो अभी हमने बताया ना, बूचड़ खाना और हड्डी के उपकरण मिले हुए हैं। तो कहाँ से मिले हुए हैं? मेहदहा से। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप देखिए चौपानी मांडो भी मध्य पाषाण काल का स्थल है। ठीक है, मेहदहा भी मध्य पाषाण काल का स्थल है, सराय नाहर राय भी मध्य पाषाण काल का स्थल है। तो हो सकता है कि ये काकोरिया भी हो सकता है कि मध्य पाषाण काल का। तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जो चारों ऑप्शन है वो मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है, और क्योंकि हड्डी के उपकरण हड्डी के चिरांद से भी मिले हैं, हड्डी के उपकरण सराय नाहर राय से भी मिले हैं, और जो चिरांद है वो नवपाषाण काल का है। लेकिन यहाँ पर इसने बस यहाँ मध्य पाषाण काल लिखा नहीं है, लेकिन इसने पूछा है, सारे ऑप्शन मध्य पाषाण काल से ही हैं, लेकिन इसने पूछा है कि हड्डी के ऊपर कहाँ से मिलते हैं, तो मेहदहा से और सराय नाहर राय से। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से मिलते हैं? देखिए यहाँ पे इसने क्लियर करके पूछा है कि मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिलते हैं। तो सराय नाहर राय से भी मिलते हैं और मेहदहा से भी मिलते हैं। ठीक है, अगर नवपाषाण काल की बात अगर कर देता कि कहाँ से मिला है, तो कहाँ से? चिरांद कहाँ है? बिहार में। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित मध्य पाषाण कालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की तरफ व्यवस्थित कीजिए। तो पैसरा, लेखैया कहाँ बताया मैंने? मिर्ज़ापुर, मेहदहा प्रतापगढ़, वीरभानुपुर पश्चिम बंगाल, और पैसरा बिहार में। तो पूरब क्या पूछा है? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो सबसे पूरब में वीरभानुपुर पड़ेगा। ठीक है, वीरभानुपुर पड़ेगा। तो ये ऑप्शन देखिए, तीसरा कहाँ है? हाँ, तीसरा ये है। तो लास्ट में 3 है, तो ये हो जाएगा इसमें। तो
सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा मैदाहा प्रतापगढ़ में, लेखैया मिर्ज़ापुर में। सबसे ज़्यादा नरकंकाल लेखैया से मिले हैं, बताया मैंने। पैसरा से प्राचीन झोपड़ी का साक्ष्य मिला है, बिहार में है। बीरभानुपुर, बीरभानुपुर ये मध्यकालीन जो है स्थल है पश्चिम बंगाल का। एक ही कब्र से तीन कंकाल कहाँ से मिले हैं, एक कब्र से 3 कंकाल मिले हैं। मैंने क्या बताया था, 4 3 2। 4 कहाँ से मिला है, सरायनाहर राय से। 3 कहाँ से मिला है, दमदमा से। दमदमा से हाथी दांत का लटकन भी मिला है। और दूसरा कहाँ से मिला है, 2 कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो दूसरा मिला है मैदाहा से। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा ये क्या पूछा, 3 कंकाल, 3 से कहाँ से मिले हैं, मैदाहा से मिले हैं। ठीक, डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में स्थित सरायनाहर राय, मैदाहा और दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा से लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए हैं। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और 1 समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ मिले हुए हैं। खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुई थी, खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई थी, ठीक, तो नवपाषाण काल में। ये तो आपको आता ही होगा। खाद्यान्नों का प्रारंभ सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा तेज़ लेकर नहीं चलेंगे, क्वेश्चन को जितना पढ़ेंगे बहुत डीप पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो 2-3 आंसर, 2-3 क्वेश्चन हमको आगे मिल जाए। तो ज़्यादा तेज़ नहीं चलेंगे, कम चलेंगे, बहुत सॉलिड चलेंगे, ठीक, स्ट्रॉन्ग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य, सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से अरुण सोनकिया को होमो इरेक्टस का एक कंकाल मिलता है। माना जाता है कि वो युवती का कंकाल था, ठीक, अरुण सोनकिया। कहाँ से, नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी में एक हथनोरा नाम की जगह है, हथनोरा, यहाँ से मिला है, ठीक है। भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनोरा नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछा गया है। तो कहाँ से, नर्मदा घाटी से, ठीक है। ये जो नदी घाटियाँ हैं, जैसे कि बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, और तो जो बेलन नदी घाटी है वहाँ से निम्न पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण, तीनों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और क्या बताया मैंने, हाँ, सोहन नदी घाटी से निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। नर्मदा से तो अभी आपने जान ही लिया। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था, जौ था, जौ था। आधुनिक मानव समाज मुख्यतः 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया, जिसमें है जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई और जई। अगर आपसे पूछा जाए कि नवपाषाण काल में उपजाई जाने वाली सबसे पहली फसल कौन सी थी, तो वो थी मिलेट, मतलब रागी, मिलेट थी, रागी थी, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो अच्छा, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से भी पहले कहाँ से मिले हैं, 9000 ईसा पूर्व में, तो लहुरा देव से मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हैं, लहुरा देव से मिले हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, क्योंकि यहाँ पर देखिए लहुरा देव नहीं है। भारतीय यहाँ कोल्डियवा से तो चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। बुर्जहोम नवपाषाण कालीन स्थल है, जहाँ पर गड्ढे वाले घर मिले हुए हैं, ठीक है। और ब्रह्मगिरी तो ये महापाषाण काल से संबंधित है, साउथ का एरिया है, तो और मेहरगढ़ से प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हुए हैं, मेहरगढ़, वही क्वेश्चन है। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से।
उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल मिले हैं। चावल के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? उत्तर प्रदेश का ही स्थल है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। दोनों सही है। डिटेल पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश प्रागैतिहासिक काल से ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में धनी रहा है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश की बेलर नदी घाटी क्षेत्र से इसमें स्थित कोलडीहवा को लंबे समय तक विश्व में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता रहा है। इस तरह वर्तमान में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करने वाला लहुरा देव भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का ही भाग है। देखिए, अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो वो सही माना जाएगा, अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तो कोलडीहवा लगाएंगे आप। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण काल ये लिखा हुआ है, तो कहाँ से मिलते हैं? बागोर से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। निम्नलिखित में से चैल्कोलिथिक ताम्र पाषाणिक युग किसको कहा जाता है? अच्छा, मैंने पहले बता दिया। ताम्र पाषाणिक युग, इसी का इंग्लिश नाम है चैल्कोलिथिक। ताम्र पाषाण युग को चैल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। जैसे आहार संस्कृति, ये भी तो ताम्र पाषाणिक युग है, संस्कृति है। आहार सभ्यता आ भी गया। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गिराना जानते थे। हाँ बिल्कुल जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे परिचित। और धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ बिल्कुल था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई। बिल्कुल ठीक है, तो ये दो वाला गलत है। ऑप्शन ए सही। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं आहार के बारे में। यहाँ पर जो डिटेल दिया गया है वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो हम अपने साइड से बताते हैं आपको फैक्ट, कुछ डिटेल बताते हैं आहार संस्कृति के बारे में। देखिए, आहार संस्कृति या बनास संस्कृति दोनों चीज़ें सेम हैं। और आहार संस्कृति को के जो पुरास्थल हैं, आहार संस्कृति के कुछ पुरास्थल जैसे कि आहार तुहई है, और एक पुरास्थल है गिलुंड, दूसरा है बालाथल, एक है मरमी, एक है ओजियाना और एक है पचमता। ठीक है, जो आहार संस्कृति आहार था स्थल, वो उसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की है। आहार को धूलकोटी और ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, और धान की खेती के प्रमाण इस आहार से मिले हुए हैं। आहार से बहुमुखी चूल्हे और सूत काटने के चरखे भी मिले हुए हैं। आहार का एक स्थल कौन सा है? गिलुंड। मैंने बताया ना गिलुंड। गिलुंड भी बनास नदी के किनारे स्थित था और इसकी खोज बीबी लाल ने की है। गिलुंड आहार संस्कृति का सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, और ये ऐसा पहला ताम्र पाषाणिक पुरास्थल गिलुंड है जहाँ पर भवन निर्माण होता था। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ऐसा पहला ताम्र पाषाणिक स्थल है गिलुंड। ठीक है, अब बालाथल देखते हैं। बालाथल ये भी बनास नदी के किनारे है, और यहाँ से योगी मुद्रा में समाधान मिला हुआ है, और यहाँ कुष्ठ रोग से पीड़ित प्राचीनतम मानव समाधान मिला हुआ है बालाथल से, और तांबा गलाने की भट्टी मिली हुई है। ठीक है, और आहार संस्कृति में पहली बार मानव समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बालाथल से मिलता है। ठीक है, इतनी जानकारी होगी आपको। यहाँ पर इतना नहीं था, मतलब ठीक है। और देखते हैं फिर, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं? तो मेहरगढ़ से। हड़प्पा से लेकर हड़प्पा सभ्यता या पूछा इसमें, किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं? तो मेहरगढ़ से मिलते हैं।
नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली एक ताम्र पाषाणिक स्थल है, ठीक है, मालवा संस्कृति से संबंधित है। तो किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने किया था नौदा टोली का उत्खनन। नौदा टोली कहाँ है? नौदा टोली तो मैंने बताया ना, मालवा संस्कृति से संबंधित है। जब मालवा संस्कृति से संबंधित होगा तो मालवा संस्कृति, मालवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, तो ये भी मध्य प्रदेश में से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। मालवा संस्कृति के बारे में जो यहाँ पर जानकारी दी गई है वो हमको मतलब इतना ज़्यादा एनफ नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ देते हैं। मालवा नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने किया था। यह अक्सर इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाण, देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल, नहीं ये तो है ही है, लेकिन ये स्थल उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल के साथ साथ सबसे पुराना ग्रामीण ताम्र पाषाणिक स्थल है नौदा टोली, और ये मालवा संस्कृति से संबंधित है। नौदा टोली किस राज्य में है? नौदा टोली है मध्य प्रदेश में। एक सेकेंड, हम आपको नौदा टोली के बारे में कुछ अच्छी जानकारियाँ थोड़ा सा और दे देते हैं। देखिए ये मालवा संस्कृति से संबंधित है, पहला फैक्ट ये हो गया, ठीक है। मालवा संस्कृति का टाइम पीरियड है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मालवा संस्कृति का। और मालवा संस्कृति का एक स्थल है नौदा टोली। नौदा टोली के बारे में जानकारी है कि यहाँ पर टिन और सीसा मिलाकर मिश्र धातु बनाने का साक्ष्य अगर पूछा जाए कहाँ से मिला है तो नौदा टोली से मिला हुआ है। जमीन को छूते हुए शंक्वाकार झोपड़ी, मतलब शंक्वाकार छत वाले झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो नौदा टोली से मिले हुए हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनाज का प्रमाण नौदा टोली से मिला हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ग्रामीण ताम्र पाषाणिक पुरा स्थल नौदा टोली। यहाँ पर लिखा है ना, देखिए डिटेल लिखा है लेकिन ये आधा अधूरा है। यहाँ पर लिखा है कि यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है। ये ग्रामीण सबसे बड़ा ग्रामीण पुरा स्थल है नौदा टोली। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। जो बृहत पाषाणिक संस्कृति थी उसकी एक खास विशेषता यह है कि यहाँ पर लोहा मिलने लगता है, और यहाँ पर मृतकों को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो हमारा ये 27 क्वेश्चन तक हो गया है। हम 30 क्वेश्चन तक, 27 हो गया है तो 30 क्वेश्चन तक देख लेते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो कल करेंगे क्योंकि हमको एक्सप्लेन भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित किया जाता था उनको बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है, जैसे कि शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुक स्टोन और कंदराय मिहिर। ब्रह्मगिरी, मास्की, हल्लूर और पुदुकोट्टई, चिंगलपुत्र, हल्लूर, ये सब जो स्थल हैं वो बृहत पाषाणकालीन संस्कृति के स्थल हैं, ठीक है। राख का टीला कहाँ से मिला हुआ है तो संगनकल्लू से मिला हुआ है राख का टीला। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नव पाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले मिले हैं। इसके स्थान पर पलवाय, उतनूर, कोडेकल, यहाँ से भी राख के टीले मिले हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, ठीक है। भीमबेटका में किस काल से गुफाओं के चित्र मिलने लगते हैं तो उच्चपुरा पाषाण काल से। खोज किसने की है? B.S. वाकड़कर महोदय ने खोज की है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबेटका। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 30 तक हो गया। आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।